हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। इस चैप्टर के अंदर हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे और ये जो हमारे नोट होते हैं, नोटों के ऊपर आपने ये इस तरीके का ये देखा होगा, ये सिंबल आपने देखा होगा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि ये क्यों आया हमारे नोटों के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी एक कहानी दी गई है, इसे देख लेते हैं। रोशंस रुपी। रोशन को अपने बर्थडे पे उसके ग्रैंडफादर ने कुछ रुपए दिए थे एज अ गिफ्ट। ठीक है, वाइल शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, और वो अपने उन रुपयों से एक नई सीडी खरीदना चाहता था। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स, और वो नए नए नोट्स के बारे में भी जानना चाहता था और उन्हें देखना चाहता था। उसने ये नोटिस किया था कि सभी जो नोट हैं उन सभी के ऊपर क्या है, गांधी जी की फ़ोटो है ऑन द राइट एंड और लेफ़्ट साइड में क्या है, लायंस हैं। लायंस मतलब जो उसको हम स्तंभ बोलते हैं, ये द लायन कैपिटल, ये चीज़। ठीक है, उसने देखा कि सभी नोटों के पीछे मतलब लेफ़्ट साइड में ये क्या है, ये इस टाइप का सिंबल होता है। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, जो बहुत ही बड़ा राज्य होता है, बहुत बड़ा, तो उसको हम एम्पायर बोलते हैं। द लाइन दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड द कॉइन हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। आपने देखा होगा जो भी हमारे पास सिक्के होते हैं या नोट्स होते हैं, सभी में ये स्तंभ की फ़ोटो होती है। ठीक है, लायन स्तंभ इसको बोलते हैं। दे वर कार्व्ड इन द स्टोन एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द मैसिव स्टोन पिलर एट द सारनाथ। अब सारनाथ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, सारनाथ क्या था, एक जगह थी जहाँ पे बुद्ध ने अपने पहली बार अपनी प्रीचिंग्स दी थी, मतलब लोगों को संबोधित किया था, बताया था कि जीवन का सत्य क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन इन टू द हिस्ट्री एंड ऑन हिज inscriptions were inscribed on the pillar as well as on the rock surface। अब अशोका बहुत बड़ा ही रूलर था, जैसे हमने और रूलर्स के बारे में देखा था पिछले चैप्टर में, अजातशत्रु। ठीक है, और जो दूसरे राजा थे, ऐसे ही अशोका भी बहुत बड़ा एक राजा था। और इसके राज्य में इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो पिलर के ऊपर जो कुछ लिख देते हैं, जैसे बहुत बड़े से पिलर बना दिए जाएंगे और उन पे अलग अलग तरह की डिज़ाइन होगी और कुछ अलग अलग नियम लिखे होते थे, वो सभी इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है, बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई दिस किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। पहले ये चीज़ देखते हैं कि इसको किंगडम को एम्पायर क्यों कहते थे। ठीक है, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए जो अशोका रूल कर रहा है अभी, तो अशोका का जो राजपाट है वो किसने फाउंड किया था, उसके ग्रैंडफादर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मोर देन 2300 ईयर अगो, लगभग 2300 साल पहले, चंद्रगुप्त मौर्य सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। आपने इन दोनों के नाम तो सुने ही होंगे, टीवी पे आपने नाटक वगैरह और देखे होंगे कि चाणक्य और कौटिल्य। तो देखिए उनके जो दादा थे, उन्हीं की हेल्प की वजह से ये जो एम्पायर है इतना बड़ा हो पाया था। ठीक है, मैनी ऑफ द चाणक्याज आइडिया वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक किताब है, ठीक है, उसमें चाणक्य के आइडियाज़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों का मेन रोल था, मतलब इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे सपोर्ट किया था, किसने, चाणक्य और कौटिल्य ने। फिर है डायनेस्टी क्या होती है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ member of same family became ruler one after the another, the family is often called a dynasty। देखिए एक के बाद एक, जैसे फादर है, फादर के बाद उसका बेटा, फिर उस बेटे के बाद उसका बेटा, तो ऐसे करके करते जो बार बार राजपाट को संभालते हैं। ठीक है, तो एक फैमिली मतलब एक ग्रुप टाइप बन जाता है, इसी को हम डायनेस्टी बोलते हैं। द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यास वर अ डायनेस्टी ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार एंड बिंदुसार द सन अशोका। ठीक है, देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसके बाद में उनके बेटे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के बेटे अशोका, तो लास्ट जो है वो अशोका हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये डायनेस्टी चलती हुई आ रही थी। देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विद अ ब्लैक डॉट ऑन द मैप। देखिए यहाँ पे उनके जो एम्पायर है पूरा, यहाँ पे ब्लैक डॉट है, तो उनकी पूरी सिटीज़ थी। ठीक है, इसी एम्पायर की। दीज इंक्लूडेड कौन कौन जगह पे, कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पर, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उज्जैन है। तक्षशिला वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, while Ujjain lay on the route from the north to south India. Merchant officials and the craft person probably lived in these cities। अब देखिए यहाँ पे ये सारे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हैं, ब्लैक तरीके ब्लैक डॉट्स जो बनाए हुए हैं, एक है ये तक्षशिला,
उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो ये कौन है? मेरठ, मतलब जो मेन इम्पॉर्टेंट है इनके, ठीक है, मेन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो किसकी हैं यहाँ पे? इसी एम्पायर की, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर वर विलेज ऑफ द फार्मर्स एंड हंटेड इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया। देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। पीपल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की, अलग अलग जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मौर्यन एम्पायर, मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि पूरा एम्पायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा राज्य होता है, ठीक है। तो पूरे हमारे भारत पे एक टाइम पे यही मौर्यन एम्पायर का ही राज था, ठीक है। जिसमें इनके इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट हैं ब्लैक वाले, ये इम्पॉर्टेंट हैं। तक्षशिला हो गया, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। और ये जो रेड वाले हैं ये इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब यहाँ पे पिलर्स थे और उन पिलर्स के ऊपर क्या है, कुछ मेंशन था कि जैसे एक राजा अपने नियम कानून लिखवा देता है, वैसे ही चीज़ें इन सभी जगहों पे, ये सारनाथ, ये पुंगारिया, रूपनाथ, ये सांची, ठीक है, इन सभी जगहों पे ये पिलर्स थे। इसके बारे में और हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम? अब एम्पायर्स में और किंगडम में क्या अंतर होता है? एम्परर नीड टू बी मोर, एक मिनट देखिए, एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज देन अ किंग बिकॉज एम्पायर्स आर लार्ज देन द किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। देखिए जो किंगडम होता है, किंगडम एक छोटा होता है। अब बहुत सारे जैसे किंगडम हैं तो वो मिलके, ठीक है, ये जो मान लीजिए बहुत सारे किंगडम है तो उसको मिला के, उन सभी को मिला के एक होता है एम्पायर, ठीक है। बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत ही बड़ा होता है इस वजह से। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े एम्पायर होता है, तो वहाँ पे अलग अलग लोग भी चाहिए होते हैं ताकि वो टैक्स को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और समझ आ रहा है चैप्टर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द रूलिंग एम्पायर। एज एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर रूल्ड डिफरेंटली. The area around the Patliputra was under the direct control of the emperor. This means that the officials were appointed to collect taxes from the farmer, herder, craft person and trader who live in the villages and town in the area. Officials also punished those who disobey the ruler's ऑर्डर। देखिए द रूलिंग एम्पायर, यहाँ पे मेन क्या था? यहाँ पे पाटलिपुत्र मेन था, मतलब पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्परर के, ठीक है। मतलब राजा के अंडर में पाटलिपुत्र जो एरिया था, पाटलिपुत्र जगह, ये उसी के कंट्रोल में होती थी। और यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स अपॉइंट करे जाते थे वो क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। किससे? फार्मर से, हर्डर से इन सभी से, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, और व्यापारी वगैरह, इन सभी लोगों से। और जो नहीं टैक्स देता था उनको ये पनिश भी करते थे। मैनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। अब इन ऑफिशियल्स को राजा के द्वारा ही सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस कीप्ड अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। अब क्या होता था, इनका इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा एम्पायर है और एम्पायर में है, तो कौन कैसे काम कर रहा है इसके लिए राजा ने पता है। सभी स्पाइस भी थे, मतलब खुफिया जासूस भी लगा रखे थे कि ताकि वो सभी पे नज़र रखें कि सब काम सही से हो रहा है या नहीं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्ट्रीज, ठीक है, ये सभी उसके अंदर इंक्लूडेड थे। There were other regions or area in the provinces. Each of was ruled from a provincial capital such as the Takshila or Ujjain. Although there were some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors. Local customs and the were probably followed. देखिए यहाँ पे कुछ इनके एम्पायर में कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी, वहाँ पे सिर्फ राजा के कुछ इंपॉर्टेंट लोग ही रहते थे, ठीक है। उन्हीं को वहाँ पे, मतलब उन्हीं के कंट्रोल में वो एरिया दिया जाता था, जैसे तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। ऑल्दो देर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज अ गवर्नर। अब मतलब जो राजा के मतलब जैसे राजा के कोई रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो उसी के ऑफिसल्स को गवर्नर बनाया जाता था, ठीक है। राजा के जो उसके रिश्तेदार वगैरह हैं या और भी कोई उसकी जान पहचान है, तो उन्हीं को ही मेन जो लीडर बनाया जाता था किसी जगह का, वो इसी को ही बनाते थे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, बिसाइड, एक मिनट, बिसाइड देयर वॉज अ वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स। हेयर द मौर्यन ट्राइड टू कंट्रोल रोड एंड रिवर विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, beside there were vast areas between these centers. Here the Mauryans tried to control road,
ठीक है, एंड रिवर विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज अ टैक्स ट्रिब्यूट. फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन. देखिए यहाँ पे क्या था, पूरा का पूरा जो मॉरियंस थे वो रोडों पे और रिवर्स पे कब्जा करना चाहते थे पूरा, ठीक है, ताकि उन पे एक और ज़रिया बन सके कि वहाँ से वो टैक्स वसूल सकें. जो कोई भी रोड से निकलते के जाएगा उस पर टैक्स लगेगा, जैसे आजकल टोल टैक्स पड़ता है, ठीक है. और इन्होंने क्या सोचा था कि जैसे अर्थशास्त्र बुक है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट में इम्पॉर्टेंट था, मतलब वहाँ पे ब्लैंकेट जो वूल है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे वूल अच्छी मिलती है, ठीक है, और साउथ वाले में गोल्ड और प्रीशियस स्टोन अच्छे मिलते हैं. तो इसलिए जो मेन जगह हैं उन पे ये कंट्रोल करना चाहते थे. इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज अ ट्रिब्यूट. ठीक है, इन सभी को ये कलेक्ट करना चाहते थे. अब ट्रिब्यूट क्या होता था, ठीक है, देखिए ट्रिब्यूट क्या होता है. अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड देन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स और मोर और लेस विलिंगली. देखिए ट्रिब्यूट क्या होता है, एक जैसे टैक्स तो अलग हुआ, ठीक है, टैक्स रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता था, लेकिन ट्रिब्यूट को ऐसे नहीं कलेक्ट करते थे. ट्रिब्यूट जो है पीपल खुद अपनी मर्जी से देते थे, ठीक है, थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, मतलब अपनी खुद की विलिंग के द्वारा, मतलब अपनी मर्जी द्वारा देते थे. देर वर ऑल्सो फॉरेस्ट रीजन पीपल लिविंग इन दिस एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मैनी मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी वैक्स, मतलब टू द. देखिए अब जो फॉरेस्ट रीजन में लोग होते थे, हर्डर वगैरह चरवाहे लोग, वो राजा को एज अ टैक्स क्या चीज़ देते थे, एलिफेंट हुआ, टिम्बर हुआ, लकड़ी हुई, तो ये सारी हनी वगैरह वैक्स ये सभी चीज़ें देते थे, ठीक है, एज अ ट्रिब्यूट और एज अ टैक्स, दोनों चीज़ों में. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी. यहाँ पे क्या है, द मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम सेलिक्वस निकेटर. देखिए एम्बेसडर क्या होता है, देखिए एम्बेसडर को हिंदी में बोलते हैं दूत, ठीक है, दूत जो एक कैपिटल में, जैसे मान लीजिए एक राज्य है ए, ठीक है, ये ए है और ये है बी, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये दोनों फ्रेंडली रिलेशनशिप के अंदर हैं, ठीक है, एक राज्य और दूसरे राज्य के अंदर जो रिलेशनशिप है वो अच्छे हैं, तो क्या होगा, इस राज्य का एक दूत इस राज्य में रहेगा और इस राज्य का एक दूत इस राज्य में रहेगा, ठीक है, तो ये इसी वजह से रहते हैं. अब इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा ही था कि जो एम्बेसडर था वो कौन था, मेगास्थनीज. ये किसके राज्य से आया था, सेल्यूकस निकेटर के, जो कि वेस्ट एशिया में था, ठीक है. इन्होंने क्या करा है, मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट ही व्हाट ही सी. इसने क्या किया, जो मेगास्थनीज है उसने चंद्रगुप्त मौर्य के जो रूल था, इसके शासनकाल में क्या क्या देखा उसके बारे में ये सभी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं. देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा था, द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन द पब्लिक आर द सेलिब्रेटेड विद द ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस. मतलब जब भी राजा बाहर निकलते थे वो सिर्फ केवल जब कोई स्पेशल ओकेज़न है या कोई त्यौहार है तभी राजा पब्लिक के सामने आते थे, अपनी प्रजा के सामने आते थे. ही इज़ कैरिड इन द गोल्डन प्लैक्वन. प्लैक्वन क्या होता है, पालकी, ठीक है, पालकी देखी हुई ना, जो राजा लोग पहले के टाइम पे ऐसे पालकी जैसे बननी होती थी बड़ी बड़ी सी, और ये ऐसे ही राजा यहाँ पे जो मॉडर्न डायनेस्टी है इसके अंदर भी क्या राजा गोल्डन पालकी के अंदर आते थे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, हिज गार्ड राइड एलिफेंट्स में आते थे और डेकोरेटेड एलिफेंट होते थे विद गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, जो हाथी लोग हैं हाथी भी क्या गोल्ड और सिल्वर पहन के आते थे उस टाइम पे. सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर. देखिए यहाँ पे क्या था, ट्रेंड पैरट मतलब तोते जो होते थे या और भी एनिमल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती थी तो कि तुम्हें कैसे परफॉर्म करना है. तो वही सेम चीज़ होती थी कि जब भी बाहर आता था तो कुछ गार्ड होते थे वो एक पेड़ को मतलब लाइव पेड़ को लेके चलते थे और पेड़ के ऊपर या राजा के आसपास तोते जो है गोल गोल ऐसे करके घूमते थे वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ऐसे करके उस राजा के आसपास, ठीक है. और राजा को जो था वो सराउंडेड बाय अ आर्म्ड वुमेन. अब वुमेन की जो आर्मी होती है उससे राजा को मतलब उसको सेव करके चलती थी, मतलब राजा के आसपास वुमेन हुआ करती थी, ठीक है, वुमेन की एक आर्मी होती थी. ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, मतलब वो डरता था इसी वजह से, तो वो आर्मी अपने आसपास ऐसा गार्ड रखा करते थे. ही हैज़ अ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, ठीक है. अब राजा को खाना जो भी दिया जाता था उससे पहले उसका खाना टेस्ट करके उसको दिया जाता था,
ठीक है, कहीं क्या पता किसी ने कुछ खाने के अंदर मिला दिया तो राजा की डेथ हो जाएगी, तो इस वजह से जो भी खाना आता था उससे पहले टेस्ट किया जाता था। ठीक है, ही वॉज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट। ठीक है, ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट। एक बेडरूम के अंदर वो 2 रातों तक नहीं सोता था। ठीक है, मतलब 2 रात एक बेडरूम में नहीं होती थी, क्योंकि वो चेंज कर रहा था। क्या पता कोई अगर उसका कोई षड्यंत्र कर रहा है उसी के अंदर ही, तो क्या पता रातों रात उसकी डेथ हो जाए। तो ये कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ से रिलेटेड उसकी बातें कही हैं। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न ही रोड दिस। यहाँ पे देखिए इसके बाद में क्या है, अब जो मेगास्थनीज है उसने और कुछ भी लिखा है। दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। ये बहुत ही बड़ी और सुंदर शहर है एकदम। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। इसके आसपास पूरे में फोर्टिफिकेशन है। फोर्टिफिकेशन मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऊंची ऊंची जो दीवारें बना दी जाती हैं ताकि कोई भी आर्मी बाहर से, कोई भी अगर हमें एनिमी मारने के लिए आ रहा है तो वो ना आ पाए। ठीक है, द हाउसेस ऑफ वर ऑफ 2 और 3 स्टोरीज, मतलब जो घर होते हैं वो 2 स्टोरी या मतलब 2 मंजिला या 3 मंजिला होते थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है कि द हाउसेस वर आर बिल्ट ऑफ वुड और मड ब्रिक। ठीक है, मिट्टी की ईंटों से या फिर लकड़ियों से बने होते थे। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो वुडन एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। जो जो राजा का महल है वो भी अच्छे से डेकोरेट होता था, किससे? स्टोन कार्विंग से, मतलब पत्थरों के अच्छे से उनको तराशने के बाद उनकी अच्छे से डिज़ाइन बना के उसके जो राजा का महल है उसमें लगे होते थे। इट इज़ सराउंडेड बाय द गार्डन एंड एनक्लोजर फॉर द कीपिंग बर्ड्स। अब यहाँ पे गार्डन होते थे आसपास, राजा का जो महल है उसके आसपास गार्डन भी होते थे। तो ये सब जो सेल्यूकस निकेटर है उसका जो मेगास्थनी में एक एम्बेसडर है मेगास्थनीज, उसने लिखा था ये सब। अब इसके बाद पढ़ते हैं अशोका अ यूनिक रूलर। अशोका कौन था? एक बहुत ही अलग टाइप का राजा था। ठीक है, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका। अब मौर्यन एम्पायर में, पूरे मौर्यन एम्पायर में एक ही रूलर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वो कौन? अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ये पहला ऐसा राजा था जिसने इंस्क्रिप्शंस की मदद ली थी ताकि लोगों तक इसके मैसेज पहुँचे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? सिंपल से जैसे स्तंभ, लकड़ी के या उसके बोलते हैं पत्थरों के। ठीक है, बहुत बड़े बड़े से जैसे पत्थर और उनके ऊपर इसके मैसेज लिखे होते थे। गांव गांव, शहर शहर, हर एक ऊँचे मतलब बड़े शहर के अंदर, ठीक है, जगह जगह पर स्तंभ ऐसे करके लगे होते थे ऐसे। ठीक है, बड़े बड़े से पत्थर, उन पे इसके नियम कानून और इसका जो भी मैसेज होता था जनता को वो लिखे होते थे। और वो किस भाषा में लिखे होते थे? प्राकृत, जो कि वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज थी वहाँ की। ठीक है, और जो प्राकृत भाषा है उसकी स्क्रिप्ट क्या होती है, लिपि क्या होती है? ब्राह्मी लिपि में। जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी में क्या होती है? देवनागरी। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पे जो प्राकृत भाषा थी उसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। इसके बाद अशोकास वॉर इन कलिंगा। अब देखिए, एक कलिंग ये बहुत ही फेमस लड़ाई थी। ठीक है, जिसके बाद अशोका ने क्या किया? लड़ाई में हिस्सा लेना ही त्याग दिया, मतलब लड़ाई करना ही त्याग दिया था, युद्ध लड़ना ही छोड़ दिया। अब कलिंगा इज़ एन एंशिएंट नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा। अब ये उड़ीसा की साइड में कोस्टल जगह है कलिंगा। ठीक है, ये पेज नंबर 68 में मिल जाएगा। अशोका फॉट अफार टू कनकोर कलिंगा। अशोका ने लड़ाई लड़ी ताकि वो कलिंगा जो एक पोर्शन है, एक जगह है, उसको वो अपने अंडर में कर सके। हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर। अब देखिए, इस जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में इतने मतलब खून बहा था, इतनी वायलेंस हुई थी दोनों तरफ की आर्मी में कि राजा ने मतलब फिर छोड़ दिया। मतलब इसे बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग लगा। हॉरिफाइंग मतलब ये डर गया कि इतना ज़्यादा जो जन हानि है वो भी हो रही है और धन की भी हानि हो रही है। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री इन द वर्ल्ड हु गेव अप हिज कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग द वॉर। मतलब ये जीत चुका था। ठीक है, लड़ाई जीत चुका था, फिर लड़ाई जीतने के बाद इसने गिव अप किया कि अब आज के बाद वो कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही मेन चीज़ यहाँ पे यही था कि इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा वायलेंस और ब्लड शेड, मतलब लोगों की मान हानि, सॉरी जो मान मतलब जन हानि भी होती थी, लोग इतने सारे मारे जाते थे। ठीक है, और धन की तो होती ही थी। ठीक है, इसके बाद में और है, देखिए इस जो कलिंग का युद्ध हुआ था इसके बाद में इस राजा ने, जो अशोका है, इन्होंने क्या किया? अपना मतलब इतने सारा खून खराबा देखने के बाद ये डिसाइड किया कि अब वो बुद्धिज़्म को अपनाएंगे और लड़ाई देंगे कभी भी अब नहीं, युद्ध में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इसके बाद ये चीज़ दी हुई है, अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। अब यहाँ पे अशोका का एक और इंस्क्रिप्शन है जो कि लिखा जाता था जैसे इन पे। ठीक है, तो इसमें क्या है? दिस इज़ what Ashoka declared in one of his inscription, 8 years after becoming the king, I conquered कलिंगा। राजा बनने के लगभग 8 साल बाद इन्होंने कलिंगा पे विजय प्राप्त करी थी। अबाउट
a lakh, a lakh and a half people were captured and more than a lakh of people were killed। देखिए इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, जब जो कलिंगा का युद्ध हुआ था इसमें लगभग 1 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सोचिए कितने सारे लोग मारे गए थे, 1 लाख से भी ऊपर लोग मारे गए थे। दिस फिल्ड मी विद सॉरो। अब इसी ने राजा को दुखी कर दिया था। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कनकर्ड, जब भी कोई एक आज़ाद जो जगह होती है उसको कनकर्ड किया जाता है या जीता जाता है तो वहाँ पे लाखों लोग मरते हैं, ठीक है। एंड मैनी वर टेक प्रिजनर्स, बहुतों को बंदी बनाया जाता है और जिसमें कि जो हमारे पवित्र लोग जिनको माना जाता है जैसे ब्राह्मण और मॉन्क, ये भी मारे जाते हैं। पीपल हु वर काइंड टू देयर रिलेटिव फ्रेंड एंड टू देयर स्लेव्स, अब यहाँ पे जो अच्छे लोग भले लोग होते हैं जो कि किसी के जैसे मतलब रिलेटिव या फ्रेंड्स जो भी होते हैं जो उनके लिए अच्छे होते हैं वो भी मारे जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म। अब धम्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि अशोका ने खुद का एक धम्म बनाया था, ठीक है। ये अलग रिलीजन था। एंड टू टीच अदर अबाउट इट्स वेल, ठीक है। इसमें इन्होंने जो धम्म बनाया था और इसी वजह से ये बोलते थे कि धम्म को अपनाएंगे, ठीक है, और लोगों को भी धम्म अपनाने के लिए बोलते थे। देखिए आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज़ मच बेटर दैन कंकरिंग दैम थ्रू द फोर्स। देखिए ये बोलते थे कि धम्म से उनको जीत लेना और लड़ाई से किसी जगह को जीतना उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। इन्होंने ये धम्म जो है इसको क्यों लॉन्च किया था, क्यों डिसाइड किया था या इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया था, ताकि इनके जो बेटे हैं या उसके भी बेटे जो आने वाली पीढ़ी है वो कभी भी युद्ध के बारे में ना सोचे, ठीक है। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म। और इन्होंने बोला कि वो इस पे जोर देंगे या इस पे काम करेंगे कि धम्म को और कैसे स्प्रेड किया जाए पूरे संसार के अंदर, ठीक है। देखिए धम्म क्या है, एक प्राकृत वर्ड है जो कि फॉर द संस्कृत टर्म धर्म, ठीक है। धर्म क्या होता है, जो हम काम करते हैं उसी को कर्म और धर्म वही होता है। व्हाट वाज अशोका का धम्म क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए अशोका's धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। अशोका के धम्म में किसी पर्टिकुलर गॉड को नहीं इंक्लूड किया गया था कि हाँ भाई तुमको ये सेक्रीफाइस करना है, इसकी पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। ही ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। ये भी जो अशोका थे वो उन्होंने बुद्धा से ही इंस्पायर थे, उन्हीं को, क्योंकि ये बुद्धिज़्म में बदल गए थे, उसको जो कलिंग वार हुआ था उसके बाद में ये बुद्धिज़्म में आ चुके थे, ठीक है। ये बुद्धिज़्म को ही फॉलो करते थे। अब इन्होंने अशोका के धम्म को इसको भी बहुत प्रचार किया ताकि लोग इसको भी अपनाएं। देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम। देखिए इनका राज्य बहुत बड़ा था, एम्पायर बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते थे और उनके रिलीजन भी अलग अलग थे। तो दिस समटाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, इससे कभी कभी लड़ाइयाँ भी होने लगती थी। एनिमल वर सेक्रीफाइड, स्लेव एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड, बिसाइड देयर वॉज अ क्वेरल इन फैमिलीज एंड अमंग नेबर। अशोका फेल्ट इट वॉज अ ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। अब देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो अशोका ने सोचा कि इन सभी प्रॉब्लम्स को निवारण किया जाए, ठीक है। तो इसी के लिए सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महात्मा। तो इसीलिए इन्होंने धम्म महात्मा को अपॉइंट किया। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट द धम्म, जो लोगों को बताते थे अलग अलग जगहों पे गांव में जाके धम्म महात्मा क्या थे, धम्म के बारे में बताते थे। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक एंड पिलर। अब इन्होंने क्या किया, रॉक्स पे, पिलर्स पे, बड़े बड़े पत्थरों पे हर गाँव में, और इनमें धम्म के प्रचार के लिए उस पर लिखवा के मतलब कार्विंग करवाई थी, ठीक है। पत्थरों के ऊपर धम्म के बारे में भी लिखवाया था। दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस टू ऑफिशियल रीड हिज मैसेज। अब मतलब वहाँ पे कुछ लोग भी थे जो कि जो जिन लोगों पे पढ़ना नहीं आता है उनको बताया जाता था। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्म टू अदर लैंड। अब इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इन्होंने धम्म का प्रचार किया था, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका, यहाँ पे भी इन्होंने धम्म का प्रचार किया था। ही बिल्ड रोड, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज बिसाइड ही अरेंज फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग एंड एनिमल। इन्होंने बाद में क्या करवाया था, जो ह्यूमन बींग है मतलब इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जगह बनवाई थी, ठीक है। लाइक हॉस्पिटल जैसे वो चीज़ें भी बनवाई गई थी। अब क्या है, अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। यहाँ पे ये चैप्टर अभी लास्ट है, इसके बाद भी देख लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। देखिए अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इन। अब यहाँ पे मतलब जो
एक मैसेज है उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। लोग क्या करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे जब वो बीमार पड़ते थे, मतलब अलग अलग पूजा पाठ किया जाता था, या फिर जब भी बच्चों की शादी होती थी तब वहाँ पे अलग अलग पूजा पाठ किया जाता था। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, जब कोई बेबी बॉर्न होता था तब भी, और जब कोई जर्नी पे जाता था तब भी। ठीक है, अलग अलग रिचुअल्स, मतलब कोई भी जैसे पूजा, बड़ी पूजा रखवानी है ताकि जो भी काम हो रहा है वो अच्छे ढंग से हो जाए। दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर ट्रुथफुल। अब क्या होता था, ये पहले के टाइम पे होता था, लेकिन अशोका ने इसकी निंदा करी, बोला कि इसके अलावा अगर लोग दूसरी चीज़ें करें, इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। ठीक है, व्हाट आर दीज प्रैक्टिसेस, दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव एंड सर्वेंट। अब मतलब इनके टाइम पे ऐसा था, जो राजा ये जो थे कलिंगा में पहले, सॉरी, जो अशोका का जो एम्पायर है वहाँ पे पहले ऐसा चलता था कि जब भी कुछ होता था तो वहाँ पे पूजा पाठ, बड़ी बड़ी वो हवन वगैरह होता था, ये सब चीज़ें। तो अशोका ने बताया कि अशोका ने मैसेज दिया है एक अपनी जनता को कि इसके अलावा अगर लोग स्लेव्स पे, जो उनके पास उन्होंने बंदी बना के जो अपने नौकर वगैरह रखे हुए हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आएँ, रेस्पेक्ट करें अपने से बड़ों की, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको किसी को नहीं मारना चाहिए, या ना किसी को जानवर को भी मारना चाहिए। ठीक है, गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण, मतलब मॉन्क वगैरह जो होते हैं उनको गिफ्ट देने चाहिए। इफ़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। अब एक दूसरे के जो भगवान है उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ईच वन शुड रिस्पेक्ट वन अनदर्स रिलीजन, मतलब हर एक को एक दूसरे के धर्म को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए। इफ़ वन प्रेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स वन। अब क्या होता है, लोग अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझते हैं, दूसरे वाले के किसी और धर्म का है तो उसको नीचा समझते हैं। वन इज एक्चुअली ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक एज अ सब्जेक्ट एक मैसेज दिया था लोगों को। ठीक है, देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। ठीक है, उन्होंने बताया था कि लोग इसके बारे में दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें, जो उनका धर्म है उसको भी उतनी ही इज्जत दें जितनी खुद के धर्म को देते हैं। देखिए यहाँ पे अर्ली ब्राह्मी है, ये वहाँ पे देखिए देवनागरी हमारी हिंदी है, बंगाली, तो ये कुछ इंस्क्रिप्शंस थे वहाँ पे, इस तरह की लैंग्वेज भी लिखी गई थी। तो देखिए आपका ये चैप्टर नेक्स्ट ख़त्म हुआ, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोज़ को देखने के लिए इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे जो एक और डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।